welcome to BioVibes Learning. So I am hoping you guys are doing good and taking care of yourself. In today's lecture we are going to discuss about the chicken pox. तो हम इस लेक्चर में मेनली चिकन पॉक्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो किससे होता है, क्या होता है, की वजह से होता है, कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये होता है. देन हम सिम्टम्स देखेंगे. हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका डिटेक्शन, किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, और अगर चिकन पॉक्स एक सीवियर फेज में आ जाता है तो क्या सीवियरिटी होती है और किस तरीके से हम उसको भी हैंडल कर. लेट्स प्रोसीड विद आवर लेक्चर. So chicken pox, it is a highly contagious skin disease. Contagious means it can be communicable also. Contagious का मतलब है communicable also. Primarily of children 2 to 7 years of age. Generally छोटे बच्चों में ये disease हमें देखने को मिलती है. Humans are the reservoir and the source of this virus, which is acquired by a droplet inhalation into the respiratory system. तो जो humans होते हैं वो बहुत ज़्यादा common reservoir होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं common host body होता है इस वायरस के लिए. और ये वायरस किसके थ्रू अंदर जा सकता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये अंदर जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इनहेलेशन. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एंटर करता है. The causative agent is the enveloped DNA varicella zoster virus. तो इस वायरस का नाम क्या है जिससे ये चिकन पॉक्स कॉज होता है? उसका नाम है VZV, जिसको हम बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो कि एक एनवेलप्ड वायरस है. और किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल है इसके पास? DNA बेस्ड जेनेटिक मटेरियल है इसका. और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो जो फैमिली है जिससे वो बिलोंग करता है वो है हर्पेस विरिडी. तो इस फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है. द वायरस प्रोड्यूसेस एट लीस्ट 6 ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्ले अ रोल इन अ वायरल अटैचमेंट टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन अ रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल. फॉर एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक के ये सेल हैं, हमारे ये सेल का सरफेस है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के एपिथेलियल सेल की मैं बात कर रही हूँ. ये वायरस आया, ये हमारा VZV वायरस है. इसके सरफेस पे स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन ये एक्सप्रेस करता है. मेनली 6 ग्लाइकोप्रोटीन ये एक्सप्रेस करता है. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन एक तरीके से अटैचमेंट शो करते हैं रिसेप्टर्स पे. इनका जो रिसेप्टर्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे प्रेजेंट होगा, ये उससे जाकर के अटैच करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और ये अडहेसिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे, अटैचमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से लाइगेंड रिसेप्टर जैसी बात हो गई. रिसेप्टर का कोई भी मैच लाइगेंड आया, वो उससे कनेक्ट हो गया. तो वो लाइगेंड इसमें क्या है? वायरस अपने सरफेस पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एपिथेलियल सेल से जाकर के कनेक्ट हो जा रहे हैं या फिर अटैच हो जा रहे हैं. This virus have been shown to inhibit the expression of MSC molecule by infected cells. However, this inhibition only temporarily interferes with the immune recognition of the virus, perhaps as a way of increasing its transmission. तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से ना बुद्धू बनाने वाली बात होती है हमारे इम्यून सिस्टम को. जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो क्या इनिबिट करता है? सबसे पहले हमारा MSC का एक्सप्रेशन ही इनिबिट कर देता है. अगर MSC एक्सप्रेस ही नहीं होंगे तो हमारे जितने भी लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं वो आगे चल के अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा. तो एक तरीके से वायरस ने क्या किया? वायरस ने हमारे सिस्टम को ही बुद्धू बना दिया कुछ टाइम के लिए, और ये बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पे होता है जिससे कि वायरस अपना ट्रांसमिशन कर सके हमारी बॉडी में. Following an incubation period of 10 to 23 days, small vesicle erupts on the face and the upper trunk, fill with pus, rupture and become covered by a scabs.
इस तरीके के वेसिकल्स हमें दिखने लगते हैं हमारी पूरी बॉडी में, जो कि कभी कभी बहुत वर्स्ट केसेस में पस भी होता है उन वेसिकल्स के अंदर। और कहा जाता है कि उसमें ना इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। वो जो हमारे वेसिकल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि फुंसियाँ निकल जाती हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पस भरा होता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग सेंसेशंस होते हैं। और जब भी हम इचिंग करते हैं तो पानी पानी सा निकलता है उन वेसिकल्स में। तो वो बहुत ही ज़्यादा पस फिल्ड वेसिकल्स, स्मॉल वेसिकल्स इरप्ट होते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 10 to 23 डेज। Healing of a vesicle occur in about 10 days. During this time, intense itching often occur. 10 दिन के अंदर अंदर बोला जाता है कि ये हीलिंग में आ जाता है, कम होने को आ जाता है चिकन पॉक्स। और उस ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा इचिंग सेंसेशंस होते हैं। अगर हम देखें, ये हमारे पास पूरा इंक्यूबेशन पीरियड है कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, कैसे भी एंटर कर सकता है वो, बाया नोज, कंजक्टिवाया, वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो हमारी बॉडी में एंटर किया। वायरल ने रेप्लिकेशन करना शुरू किया हमारे लिम्फ नोड के अंदर। 4 to 6 डेज में प्राइमरी विरेमिया इन ब्लड स्ट्रीम। विरेमिया मतलब होता है वायरस प्रेजेंट इन ब्लड। तो विरेमिया जो प्राइमरी विरेमिया का मतलब है कि वायरस जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है, वहाँ पे वो रेप्लिकेशन कर रहा है इन लिवर एंड स्प्लीन में। देन सेकेंडरी विरेमिया होता है। देन इन्फेक्शन जो होता है वो हमारी स्किन पे अपीयर दिखने लगता है, रैशेस दिखने लगते हैं, वेसिकल्स दिखने लगते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से 0 to 10 डेज में ये अपना पूरा इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करता है। अगर हम इसके डिटेक्शन की बात करें कि किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ वेरिसेला वायरस इज बाय द डिटेक्शन ऑफ वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ VZB, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ VZB एंटीजन बाय डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी। किस एंटीबॉडी के थ्रू हम ये कर सकते हैं, ये अलाइजा बेस्ड मेथड होता है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी। इससे हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करके हम लेबोरेटरी डिटेक्शन कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम मेनली क्या देखते हैं, हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी हम ये क्लिनिकल स्पेसिमेन से लेबोरेटरी कंफर्मेशन कर सकते हैं, या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं अगर हमारे सीरम में IgG एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो भी ये कंडीशन मानी जा सकती है, देयर आर चांसेस दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। However, laboratory testing for VZB is not normally required as a diagnosis of chickenpox is typically made by the clinical assessment. अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखें, किसी को चिकन पॉक्स अगर होता है तो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि उसे लैब में जाके टेस्टिंग कराई जाती है। हम उसके सिम्टम्स वगैरह देख करके ही पहचान जाते हैं कि ओके ये चिकन पॉक्स ही है। Laboratory confirmation is recommended though to confirm the diagnosis, severe or unusual case of chickenpox. लेकिन ऐसा होता है कि अगर 10 दिन में वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हुई है, 10 दिन या 12 दिन में चिकनपॉक्स ढलने को नहीं आया है, ख़त्म होने पे नहीं आया है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि ये सीवियर केस में एंटर कर चुका है। वहाँ पे लेबोरेटरी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है कि चिकनपॉक्स किस लेवल पे जा चुका है, कहाँ वो अपना अफेक्ट डाल रहा है और क्या कोई सीवियरिटी है या नहीं है। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ वैक्सीन्स प्रेजेंट हैं जो कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं चिकन पॉक्स के लिए। में आजकल कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल हो गए हैं, टैबलेट्स भी अवेलेबल हो गई हैं जस्ट टू क्योर द चिकन पॉक्स। उस ड्रग का नाम है एक्लोविर, जो कि जो वायरस या वेल्ट्रेक्स के नाम से आती है। वेल्ट्रेक्स जो है वो वेलासिक्लोविर के नाम से भी आती है, और उसके प्रो ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जिसको हम जो वायरस या एक्लोविर ही बोलते हैं। चिकन पॉक्स अगर बिगड़ जाता है, कैन से अगर सीवियर केसेस में क्या होता है, जैसे चिकन पॉक्स हमको लगता है कि ढलना शुरू हो गया, ठीक है, वो ढल तो जाता है, वो खत्म होने की स्टेज में आता है, बट बाय चांस व्हाट हैपन इज कि जो वायरल होता है, जो हमारा डीएनए बेस्ड उसका वायरस होता है, जो वेरिसेला वायरस होता है, वो अपनी डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, मतलब नॉट सो एक्टिव स्टेट में चला जाता है वो विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व एंड सेंसरी न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम के एरिया में जो वायरस होता है वो अपनी डोरमेंट स्टेट में जाकर के रहने लगता है वहाँ पे।
When the infected person become immunocompromised by such factor as age, neoplastic disease, organ transplant, AIDS और physiological and psychological, the virus may become active. लेकिन जैसे ही ऐसी कोई कंडीशन आती है कि किसी भी ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, अगर वो हैम्पर हो गया, तो चांसेस होते हैं ये जो वायरस होता है ये दोबारा से एक्टिव हो जाता है. जैसे कि क्या हो रहा था, अगर हम कोविड केसेस की बात करें, कोविड केसेस में क्या हो रहा था, पर्सन्स का अगर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज था तो ब्लैक फंगस ने आकर के अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया था. तो ऐसे ही होता है, अगर किसी पर्सन का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बॉडी है, उसका इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कहते हैं उसे एक बीमारी के साथ साथ लाखों बीमारियां भी लग सकती हैं. तो ये वही कंडीशन होती है कि जो हमारा वायरस होता है, जो डोर्मेंट स्टेट में होता है, वो जब दोबारा से एक्टिव होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही ज़्यादा रिग्रस तरीके से एक्टिवेट करता है अपने आप को. They migrate down sensory nerve, initial viral replication and produce painful vesicles. This time सिर्फ pus form नहीं होता है, painful vesicles form होते हैं because of the sensory nerve damage. This syndrome is called post-herpetic neuralgia. जब भी हमारा जो वायरस है वो डॉर्मेंट स्टेट से निकल के एक्टिव स्टेट में आता है, तो उस केस में क्या होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करना शुरू कर देता है. उस नर्वस सिस्टम के अफेक्ट करने की वजह से बहुत ही पेनफुल वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया बोलते हैं. To manage the intense pain, corticosteroid और a drug गामापेंटिन या फिर न्यूरोनटिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड. इसके लिए अलग अलग ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो कि इंटेंस पेन वेसिकल्स जो फॉर्म होते हैं उनके लिए हम मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स दिए जाते हैं. द रिएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ चिकन पॉक्स इज कॉल्ड शिंगल्स. अब जो चिकन पॉक्स है वो शिंगल्स में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि कॉज होता है हर्पिस जोस्टर से. Except for the pain of the post-herpetic neuralgia, shingles does not require any specific therapy. However, in immunocompromised individual, acyclovir, valaclovir, विडारामिन जिसको वीरा ए भी बोलते हैं, फैमसिक्लोविर या फैमवीर के नाम से भी आते हैं, ये सब ड्रग्स को उनको दिया जाता है कि उसके लिए एक स्पेशल थेरेपी नहीं है कि कुछ अलग से ही हो रहा हो. यही सब ड्रग्स को दे करके ही हम कोशिश करते हैं कि वो पर्सन की सिवियरिटी कम कर सकें. मोर देन 5 लाख केसेज ऑफ हर्पीज जोस्टर अकर एनुअली इन अ यूनाइटेड स्टेट. ये इतना कॉमन है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट का डेटा उठा के देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चिकन पॉक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हर्पीज जोस्टर वायरस में. तो ये एक पिक्चर है जहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो चिकन पॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है शिंगल्स में. अगर हम इनिशियली देखें, ये इनिशियल इन्फेक्शन की बात करी गई है चिकन पॉक्स की, जो कि फिर माइग्रेट कर दिया गया है सेंसरी पेरिफेरल नर्व में. डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया प्रोड्यूस द लेटेंट इन्फेक्शन. वहाँ पे जाकर के वो अपनी लेटेंट स्टेट में चला जाएगा. लेकिन जैसे ही कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, जैसे ही उसको कोई ना कोई डिसीज़ हुई एज की वजह से या किसी और डिसीज़ की वजह से उसका इम्यून सिस्टम हैम्पर हुआ, is under the psychological or physiological stress, the virus may be activated. वायरस दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा. उसको लगेगा कि ठीक है, अब इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता हूँ और इनकी बॉडी को हैम्पर कर सकता हूँ. तो क्या होगा, ये वायरस जो है वो हमारे नर्व सिस्टम से निकल के, हमारे क्रेनियल और सेंसरी नर्व से निकल के दोबारा से अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देगा. और यहाँ पे जो चिकन पॉक्स है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा शिंगल्स में. शिंगल्स होती है सीवियरिटी कंडीशन हो जाती है ये. ठीक है, चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, और शिंगल्स किससे होता है? हर्पिस जोस्टर वायरस से होता है. They migrate down sensory nerve axon, initially viral replication, and produce painful vesicles. Since these vesicles usually appear around the trunk of the body, the name zoster means girdle was used. जोस्टर का मतलब ही होता है गर्डल. गर्डल मतलब जो हमारा लोअर पोर्शन होता है उसको हम गर्डल बोलते हैं. लोअर पोर्शन हुआ या फिर शोल्डर गर्डल होता है. तो इन एरिया में या फिर बैक की साइड में हमारे को ये पेनफुल वेसिकल्स दिखने लगते हैं. तो इस तरीके से जो चिकन पॉक्स होता है वो शिंगल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और हम कहते हैं कि सीवियर कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं. तो अलग अलग कंडीशंस हैं चिकन पॉक्स में. हम अलग तरीके की चिकन पॉक्स के लिए हमें वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं.
कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, सेम शिंगल्स के लिए भी कुछ अलग तरीके के ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है। होप आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी और कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चली होंगी। चिकन पॉक्स के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ICMR में पूछा जाता है, JNU में, DU के एग्जाम में काफ़ी जगह पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रखने की कोशिश करी है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।